अच्छा, इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन की प्रॉपर्टीज डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिख लिया था। बच्चे यस जरा सर। मुझे लास्ट का 1-2 पेज का पिक डालना, मैं देखूं कहां तक हुआ था। लास्ट में मैंने क्या करवाया था? अच्छा, अल्कोहल में ये बता दिया था 3 डिग्री होता है टोटल। ठीक है ठीक है। इसमें मैंने ये भी बता दिया था आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब जो प्रॉपर्टीज 8-10 लिखवाई होंगी उसको मैंने समझाया था। 2 स्टेप होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है। अब ये जो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है बच्चों, ये सारा कुछ आपको अल्कोहल में मिलेगा। मतलब आप, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं है। चल, काउंट H2SO4। तो बात ये है इसकी मैकेनिज्म। सर प्लीज 1 मिनट रुक जाइए सर, लैपटॉप हैंग हो गया है। कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिक गए होंगे इस लॉकडाउन में। ये मेजर प्रोडक्ट है बच्चों। इसमें 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा।
तो कहने का मतलब ये है E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता था, लेकिन E1 में रीअरेंजमेंट होता है बच्चों। देखो जो स्क्रीन पे है वो समझ आया या नहीं आया मैं समझाऊं। E1 मैकेनिज्म से 2 स्टेप की प्रोसेस थी। 2 स्टेप में पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, तो इस डिग्री को हम अरेंज कर सकते थे 3 डिग्री में बाय शिफ्टिंग ऑफ 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो 1 to मिथाइल शिफ्ट कर दिया तो 3 डिग्री बन गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल और रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी होता है। अब उसके बाद अगले स्टेप में हाइड्रोजन निकालोगे। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता था, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन हाइड्रोजन हाँ फाइनली वहां से निकलेगा जहां से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां से निकलेगा, दैट इज अ सेट्जफ रूल। ठीक है ना, सेट्जफ रूल। आपको मैंने डिहाइड्रेटिक एजेंट लिखवाया था या नहीं लिखवाया, ये नोट कर लिया स्क्रीन पे जो था? नो सर, अभी से 1 मिनट से स्क्रॉल अप कर दीजिए, है क्या है? बहुत ज़्यादा स्क्रॉल अप हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल अप हो गया। हाँ सर, यही है। सही हुआ या नहीं हुआ? सही है। सर जो रेट होता है वो रीअरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कभी? नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा और उसकी स्टेबिलिटी के लिए अपने आप रीअरेंजमेंट होगा ना। चलें आगे, नोट हो गया? यस सर, डन। यहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्क H2SO4 हो सकता है, +1 में लिखवाया गया होगा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्क H3PO4 हो सकता है, KHSO4 हो सकता है। ये तीनों अगर हों तो एलिमिनेशन E1 होगा बच्चों। तीनों में से कोई एक लेना है, तीनों नहीं लेना है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये भी होते हैं। ये टोटल 6 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन ये E2 होंगे। E2 E1 में फर्क ये आएगा बच्चों कि अगर E1 होगा तो रीअरेंजमेंट होगा और अगर E2 हुआ तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये टोटल 6 हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलें क्या? यस सर।
गुड। प्रोडक्ट क्या आएगा? जरा ध्यान देना, मैं अगर मैकेनिज्म पे जाऊं, ये OH यहाँ से निकलेगा, पहले बेटर लिविंग ग्रुप बनेगा H आके, ठीक है ना, H आ करके इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाएगा। तो ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो स्टेबल होता नहीं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये आया 2 डिग्री। अब बताओ हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा? ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, किस हाइड्रोजन को रिलीज करवाएं? लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि ये मेजर होगा, ये माइनर होगा बच्चे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था। और वैसे भी सेट्स ऑफ ये कहता है हाइड्रोजन वहां से एलिमिनेट होगा जहां हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट। तो E1 में रीअरेंजमेंट हमेशा होगा ही होगा। चलें आगे। यस सर। जरूर ध्यान दें। नोट कर लो। तो P2 5 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे H3PO4। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा और रीअरेंजमेंट होगा प्रोडक्ट का, ये आएगा, और इसमें ये प्रोडक्ट आएगा। देखो जरा क्यों आएगा वो समझ आया? एक में रीअरेंजमेंट होगा और एक में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी।
इस वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ना करना हो, सीधे सीधे यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट करना होगा तो क्या करोगे, मैं इस स्टेप को अगर और एक स्टेप बढ़ाना चाहूँ, जैसे देखो ये तो कार्बोकेटाइन आएगा ही यहाँ। अब यहाँ से एक बार पहले हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ये 1 डिग्री था, ये अब 3 डिग्री हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है। हाइड्रोजन जहाँ कम होगा वहाँ से हटाओ, तो यहाँ कम है तो यहाँ से हटा दो, तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये आता है, ये आएगा। तो जब भी इन तीनों में आपको मैंने बताया था इवन एलिमिनेशन होता है, और इसमें E2 होता है, तो E2 में तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इवन में होगा। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है यहाँ, इवन एलिमिनेशन। ये वाला स्टेबल भी तो ज्यादा होगा। कौन सा? जो बना है इवन वाले में रीअरेंजमेंट के थ्रू। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएगा ना बेटा इसमें। हाँ, सेकेंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन जो आएगा 2, 4 और 3, 7 अल्फा आएगा। इसमें 7 अल्फा और इसमें सिर्फ 4 अल्फा है ना। बट जो रिएजेंट है उस हिसाब से प्रोडक्ट होगा। अरे सर ये जरूर ध्यान रखने हैं P2O5 वगैरह। चलें आगे। अल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं काउंट H2SO4, मोस्टली यही मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा कि अगर कहीं वो आ गया P2O5 वगैरह तो क्या करना। फिलहाल इसमें रीअरेंजमेंट होगा। इसका प्रोडक्ट आपको ट्राई करोगे बच्चों, एक बार ट्राई करो। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, गुड। या फिर इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, ये लो, ये ले लो, ये ले लो। ये जो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। चलो, अब आपने ट्राई कर लिया होगा अपने हिसाब से, यहाँ CH2 है, ये बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड जब टूटेगा तो ये वाला हो जाएगा। तो इस बार रीअरेंज होने से पहले रिंग एक्सपेंशन होगा बच्चे। जरा ध्यान देना, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो सीधा सीधा 6 कार्बन की रिंग बना दो। अब जब आप 6 कार्बन की रिंग बनाओगे तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, 5, 6 हो जाएगा। ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा, एक पॉजिटिव बचेगा, चाहे यहाँ लगा देना चाहे यहाँ लगा देना, दोनों पे चलेगा। अब ये तो रही बात, वाटर निकल गया। अब एक हाइड्रोजन निकल रहा था, H निकलेगा कहाँ से, इस पोजीशन से या इस पोजीशन से, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा।
सर पॉजिटिव चार्ज के सेकंड पोजीशन से राइट साइड से निकल बेंजीन बन जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन होकर के बेंजीन बन गया है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो कई बच्चों को तुरंत नहीं समझ आ रहा होगा, घर पे इसको रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर फील करेंगे। एक्सपेंशन की कंडीशन क्या है, मतलब हमने यार रिंग एक्सपेंशन करा क्यों? 5 कार्बन और 6 कार्बन। एक बात बताओ, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? एरोमेटिक। एक्चुअली में सारा खेल स्टेबिलिटी का है कि रिंग एक्सपेंड होने के बाद क्या वो पहले से ज्यादा स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिंग एक्सपेंड नहीं करते तो क्या देखो प्रोडक्ट एरोमेटिक बना देते आप? एरोमेटिक नहीं आता बेटे। अगर आप विदाउट रिंग एक्सपेंशन करोगे तो यहां से सीधा करोगे, तो यहां से सीधा करते तो ये आंसर आता आपका, और ये एंटी एरोमेटिक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिंग एक्सपेंशन से एरोमेटिक गेन कर रहे थे, मतलब मोस्ट स्टेबल में जा रहे थे। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप भी कुछ करोगे और इलेक्ट्रॉन भी कुछ भी करने को तैयार है। कुछ मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अब मैं कोई दूसरा कंपाउंड लूं? यस सर। यस सर। रिंग एक्सपेंशन वाला हो वो थोड़ा कम आता है। वो धीरे धीरे आएगा बेटे, डोंट वरी, प्रैक्टिस करना। खौफ के साए से निकलो। चलो ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। कौन H2SO4 है यार, क्या लिखते? ये लो, खुद से ट्राई करो। बेंजीन बन रहा है इसमें भी। बेंजीन बन जाएगा सर, पहले रेजोनेंस होगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात, समझने लगे इसका मतलब ये आएगा। अब यहां से 1, इस बार एक्सपेंशन होने से तो रहा नहीं, तो एक्सपेंशन नहीं है तो रेजोनेंस कर दो। पहले रेजोनेंस कर दो और फिर अब यहां से हाइड्रोजन हटा देना, तो फिर अब आप यहां से बेंजीन बना दो। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन हटाने से पहले रेजोनेंस की भी पॉसिबिलिटी है, तो वो भी करेगा। वो सारा खेल स्टेबिलिटी का ही है बच्चे। इसका है सारा खेल स्टेबिलिटी का। दूसरा कंपाउंड दो। सर स्क्रॉल करना थोड़ा सा। डन सर। क्या बोले, डाउन या डन? मुझे सुनाई नहीं पड़ा। H+ का मतलब H2SO। बताओ जरा, डबल बॉन्ड में कहाँ लगाऊं इसमें? यहाँ से तो OH जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटाऊं या यहाँ से हटाऊं? दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों आपको बनाना पड़ेगा और बना के स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। एक प्रोडक्ट तो ये हो सकता है और एक प्रोडक्ट ये हो सकता है। बच्चों बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में? पहला बोलो। पहला। क्योंकि पहले वाले में इस पाई के साथ इस पाई का रेजोनेंस है,
और दूसरे वाले में इस वाले पाई का रेजोनेंस नहीं होगा। सेम पैटर्न पे अगर मैं ये बना दूं, इसमें H हटने की एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन, कहाँ से हटेगा मेजर? यहाँ पे तो हेटायन आ जाएगा। कौन ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट? नीचे वाला सर, First जो पहला वाला है ज़रूर वो। होगा। अल्फा हाइड्रोजन और फिर 8 आएगा। अल्फा हाइड्रोजन से सर। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 2 2 3, तो ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा। आगे चले। बनाओ। इसमें रिंग एक्सपेंशन है, ट्राई करके देखो। साइक्लोपेंटीन ये हो जाएगा। यहाँ से रिंग एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा। ये मत समझना पॉजिटिव कहाँ लगाऊं, कहीं भी लगा दो 5 रुपए सब सही है। अब एक हाइड्रोजन हटा देना, बस कहीं से भी हटा दो, आप फ्री हो। कुछ मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर करना। हो गया सर। चलो इसको बनाओ। इसमें ना 2 बार रिंग इसमें सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी क्या? ना ना, 2 बार रिंग एक्सपेंशन होगा और बेंजीन बनेगा बच्चों। इसमें क्या है, पहले एक हटाओ। तो ना ये सब टाइम बहुत खाते हैं बच्चों। रिंग एक्सपेंड करवा दो। ये तो शायद ही आपको इतनी जल्दी समझ आए। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा। फिर से वही है, यहाँ से वाटर हटा दो।
फिर से रिंग एक्सपेंशन कर दो। अब एक हाइड्रोजन हटा दो। तो ये सब बना लो। आई थिंक ये ज़्यादा बच्चों को हजम नहीं होगा, बट आप जानते रहो कि एज सच भी कुछ होता है। बन गया। तो इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना डेप्थ आपको आता नहीं है बेटे। ये तो मैंने लिखवा दिया बस, अलग बात है। आगे चलते हैं। सेम पैटर्न पे ये भी बनेगा, लेकिन मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बनाऊंगा, सीधा प्रोडक्ट बना दूंगा। इस पे भी बेंजीन बनेगा। इसमें 3 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन होगी बच्चों। जस्ट 3 टाइम्स रिंग एक्सपेंशन। अभी हुआ है 14 को पेपर, उसका पेपर मिल गया सर किसी को, जो अभी कल पेपर हुआ है। जो कल अभी, अच्छा हाँ पेपर देखा आपने? सर मिला ही नहीं है अभी तक, ढूंढ रहा हूँ। सर भेजू देखा है, मिल रहा है सर, मेरे को भी मिल रहा है, मैं भेजूं? हाँ भेज दो। सर कैसा आया पता ही नहीं चला। उसने भेज दिया। बेटे इजी था। फिजिक्स थोड़ी टफ थी कल वाली, और ऐसे सब इजी थे। क्या कह रहे हो? पेपर तो इजी थे, थोड़ी फिजिक्स थोड़ी टफ थी, पेपर तो इजी थे, बायो और केमिस्ट्री पार्ट इजी थे लगभग। मुझे फिजिक्स का नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री मैंने देखा तो हाँ ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और नॉर्मली सेम था पेपर। बल्कि मुझे तो ये वाला ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़े कम थे इसमें, है ना। अब मे बी आपको थोड़ा वो ज़्यादा लगा हो। सर हम इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों परस्यू कर सकते हैं? क्या? लैंग्वेज जो पेपर की होती है वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ले सकते हैं? चलो आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया। अब देखो जरा, एक इसी के साथ रिएक्शन है, मैं एक दो बता देता हूं। पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट।
ये तब लगता है जब डाईहाइड्रिक हो, मोनोहाइड्रिक पे ये नहीं लगेगा बच्चों। वही है, H2SO4 और हीट ले लोगे, इसकी मैकेनिज्म भी थोड़ी टेढ़ी सी है। अब मैं ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ। H2SO4 में H प्लस पहले आएगा, यहाँ पे जुड़ेगा, इसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाएगा, तो फिर ये आ जाएगा बच्चों। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री होने के बाद भी यहां से मिथाइल शिफ्ट देगा ये। और अब ये यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और प्रोडक्ट ये आएगा। ये होता है थोड़ा अलग टाइप का है, पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है ये। कार्बन पे ऑक्सीजन जाके जुड़ा, वो तो सेकेंडरी हो गया। हाँ, यही तो यहाँ सीखना है, यही यहाँ सीखना है। जब रीअरेंजमेंट तब हुआ जब टर्सरी कन्वर्ट हो जा रहा था सेकेंडरी में, ये सबसे बड़ा दुख की बात है ना। तो फिर स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? एंकर वाली स्टेबिलिटी है बेटे, जरा देख। खैर ये तो आपको और लग रहा होगा अभी, तो ये वाटर निकला, ये समझ आया, वाटर बेटर लिविंग ग्रुप है। जितने भी अल्कोहल होते हैं वाटर इसी तरह से निकलता है, वाटर पहले बेटर लिविंग ग्रुप बनता है H आके, फिर वो हटेगा। 3 डिग्री था, 3 डिग्री कन्वर्ट हुआ 2 डिग्री में, ये बड़ी बात है। वो इसलिए कन्वर्ट हुआ बेटे क्योंकि यहां जब था ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन था, लेकिन अगर ये रीअरेंजमेंट कर देता है तो ये लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाएंगे, और रेजोनेंस डोमिनेंट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे। इस वजह से 2 डिग्री होने के बाद भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है बच्चों। मेरी बात समझ गए? लोन पेयर और ये पॉजिटिव रेजोनेंस हुआ है यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है H2SO4 ने अपना हाइड्रोजन यहाँ दिया था, तो उसको अपना फाइनली हाइड्रोजन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के और न्यूट्रल इसको बना देगा। तो ये है रीअरेंजमेंट। देखो कुछ बात हजम हुई या सब जय श्री राम है? हो गई सर। कुछ नहीं हुई है तुझे? हर रोज ये नया नया पढ़ करके दिमाग बेचारा सदमे में जाता जा रहा है। कोई बात
हर चीज रोज नई चीज मिलती है। स्कूल में पढ़ा था। स्कूल नहीं करता मैं, स्कूल क्लास नहीं है मेरी। वेरी गुड। नहीं करते तो इसका ये मतलब थोड़ी ना नीट में नहीं आ सकता। जरा ध्यान देना, ये भी है वही HS। पहला OH कहां से हटेगा बच्चे? पहला OH कहां से हटेगा ये बताओ। ये लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट ये साइड वाली से पर से सर। सुनो, पहला बेंजीन वाली। पहला OH हमेशा वहीं से हटाना जहां हटाने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो पहले वाले की तरफ से अगर मैं OH हटाऊंगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है। और अगर इस साइड वाला OH में हटाता तो यहाँ हाइपर होता। तो कार्बोकेटायन जो पहला बनेगा, फर्स्ट कार्बोकेटायन शुड बी मोर स्टेबल। यहाँ अब जाहिर सी बात है, रीअरेंजमेंट किसका होगा? एक ही कंपाउंड बचा रीअरेंज के लिए, तो मिथाइल का रीअरेंजमेंट होगा। ये वाला मिथाइल यहां जाएगा, तो ये आ गया। दिमाग को सदमे में जाने दो, जो वो जाएगा ना तो बहुत कुछ सीख के आएगा। अब देखो, ये जो पॉजिटिव यहाँ आया, ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस है, अल्टरनेट पे है ना, बीच में एक ही सिग्मा है। तो अब एक तो ये रिंग बनाने में इतना टाइम जाता है, ये। और अब लास्ट स्टेप में क्या करोगे? H को हटा दोगे। सॉरी, लास्ट स्टेप में H को हटा दोगे। तो ये सब आपको इतना ज्यादा नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि NCERT में नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जानने की जरूरत है कि हाँ भाई, एज सच कुछ होता है और इवन मैकेनिज्म से होता है, बस। नोट कर लिया? अब देखो जरा, ये माइग्रेट हो रहा है। माइग्रेट का मतलब शिफ्ट हो रहा है। अब शिफ्ट क्या क्या होगा, वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है बच्चे। यहां पे ज्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहले तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर फिनाइल शिफ्ट होगा, और फिर एल्काइल शिफ्ट होगा। ठीक है, पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल। फिनाइल का मतलब बेंजीन है ना। और अगर R में कार्बन ग्रुप डिफर हैं तो पहले वो शिफ्ट होंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो, फिर वो शिफ्ट होंगे जिसमें उससे कम। और अगर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये शिफ्ट होंगे। और अगर डिग्री हो तो डिग्री में सबसे पहले जिसमें डिग्री ज्यादा होगा वो शिफ्ट होगा। तो ये सब मैं बता दे रहा हूँ, ये वो बच्चे पढ़ें जो डेप्थ में जाते हैं। जो बच्चे डेप्थ में नहीं जाते हैं वो इसको अभी ना पढ़ें, थोड़े टाइम बाद पढ़ें। जब 2-3 चैप्टर हो जाए तब पढ़ेंगे, तब तक इसको
सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और ये नीट में प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है आने की। नोट हो गया? आगे चलो। कर दो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। डांट मत दो। छोड़ो जरा पानी ले लीजिए। क्या? सर आपने जो ये कार्बन वाला बेसिस है, क्या है? जो डिग्री वाली जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, जो प्लस एम अच्छा इफेक्ट देगा वो सबसे पहले शिफ्ट कर जाएगा, चाहे वहाँ हाइड्राइड हो फिनाइल हो कोई भी हो, प्लस एम अच्छा दे रहा तो वो सबसे पहले शिफ्ट हो जाएगा। बोल सकते हैं बेटे, बिल्कुल। नोट हो गया? अब जरा देखिए इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, एक एग्जाम्पल मैं देके आगे बढ़ूंगा। 2 मिनट ऊपर कर दो, रह गया है। हाँ सर बस यहीं तक। तो नहीं आएंगे क्यों भाई, इतना दर्द क्यों है? सर, नहीं अब नहीं। अब चाहे ओपन हो भी जाए तो भी नहीं। हाँ सर अब नहीं आएंगे सर, अब और खतरा बढ़ता जा रहा है तो ऐसा लग रहा अब है। ज्यादा हो रहा है, हमारा एरिया पूरा कंटेनमेंट हो गया है। हाँ, हाँ सर, कहाँ पे? शामली यूपी, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। यार फिर तू क्लास कैसे ले रहा है? तुझे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, तू तो क्लास में बैठा है। तो मैं तो सर अपने भैया के साथ ऊपर बैठा रहता हूँ, बस मैं और भैया। चल बस यार कुछ हो जाए इसका। पहला OH कौन सा हटेगा? पहला OH इसमें बच्चे कोई भी हटा दो, आप फ्री हो। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम चीज बनेगी, आप हटा के देख लो। तो आपने ये तो बना दिया। अब यहां दिक्कत आएगी कि रीअरेंजमेंट आप हाइड्रोजन का करोगे या मिथाइल का रीअरेंज करोगे। तो आपको वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रहना चाहिए कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो जरा, मिथाइल और हाइड्राइड में किसका ज्यादा था? हाइड्राइड का। हाइड्रेट का। तो ऐसी जगहों पे उस एप्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। अब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है, अब तो वो कह रही है कि भाई जीना है तो जियो। नहीं, सर हमारे में पिछले हफ्ते रामलीला हो रहा था, अब ये देख लीजिए आप। रामलीला हो रहा है? यस सर, दो रामलीला एक कस्बे में, उसके बाद मेला भी लगेगा, तो फिर सब कैंसिल किया। अरे यार पब्लिक भी जो है ना। सर हमारे यहाँ हर संडे गंगा आरती होती है। इलेक्शन। आरती वगैरह में तो चलो थोड़ा खड़े हो जाएंगे, दूर दूर तो चलेगा। रामलीला में क्या होता है, एक साथ ही बैठ जाते हैं लोग। सर कोई मतलब नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छा। गंगा घाट पे। सर बहुत ज्यादा बुरा हाल है, कोई मतलब कोई फॉलो ही नहीं करता है, कहते हैं क्या कर लेगा ये कोरोना। क्या है कोरोना?
से गांव वाले इलाके में तो मतलब यही कहते थे कि क्या है, कोरोना कुछ आई नहीं, वो सब सरकार की वो है पैसा छापने की तरीके। हिसाब से तो यार इंडिया में आने वाले 2 सालों तक ये नहीं जाने वाला है। हाँ सर, वो तो नहीं जाएगा सर। सर लोग कह रहे हैं चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है, सरकार अपने हाँ। में है। और सर आप सर गांव वगैरह में निकलिए तो वहां तो ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग कुछ भी हाँ। फॉलो नहीं करते। मतलब मेरे गांव में भी बात होती है मेरी, तो कहते हैं कि यहाँ तो कोई कुछ पता ही नहीं चलता कुछ है भी ऐसी कोई चीज। हाँ मतलब सर कोरोना को लेते ही नहीं सीरियसली। वो कहते हैं ये WHO मतलब जो भी संस्था है और सरकार का पैसा छापने का तरीका है और कुछ नहीं। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है एज्ड पर्सन, जो एज्ड हैं उनको दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक हो जाता है। लेकिन सर मन से तो डर भी खत्म हो गया कोरोना की वजह से। डर का क्या, हमारा तो सर कॉमन ही चल रहा। मास्क तो यहाँ पे सर आम आदमी इस तरह से घूम रहा है, लेकिन लगता ही नहीं कि कोरोना भी था कभी, इस तरह से लगता है। तो फिर आते क्यों नहीं, क्लास क्यों नहीं आते जब कुछ था ही नहीं। सर क्लासेस खुलने का ही इंतजार है। यहाँ पे सर आ जाइएगा तो पता चलेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। कुछ नहीं है सर, बस मास्क जो है ना सर वो चालान बचाने के लिए लगाया हुआ लोगों ने, वो भी नाक, वो भी हाँ नाक के नीचे। और सर यहाँ तो मेरे शहर में तो आधे ऐसे हैं नाक पे भी नहीं गले पे मास्क लगाते हैं। बस ये पुलिस को देखेंगे तो ऊपर कर लेंगे सर। और वो भी सर मास्क थर्ड क्वालिटी मास्क। सर पुलिस भी कुछ नहीं 10 रुपए का मिलता है ना रोड पे, वो ले। हाँ यस। तो कितने लोग तो रुमाल ही बांध लेते हैं मुंह, पुलिस को देखा रुमाल बांधते हैं मुंह में, हो गया। नहीं यार वो तो है, लेकिन किसी की जिंदगी ना जाए तो ये सारी चीजें चलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। सर पुलिस भी अब तो कुछ नहीं कहती मेरे शहर में, तो ऐसे ही घूमो तुम्हारी मर्जी है। जियोगे तुम जियोगे, निपटोगे तुम निपटोगे। सर सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो सिविलाइज पर्सन, सिर्फ उन्हीं के लिए कोरोना बचा है। जो बिजनेसमैन जो मतलब ऐसे ही लोग रह गए हैं जो सिविलाइज नहीं, इतने खास पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। हाँ वो ये मान रहा है कि कोई मतलब नहीं है, सब फालतू है। हाँ तो सिर्फ डॉक्टर्स, मेरे शहर में तो मैंने देखा डॉक्टर्स के लिए है थोड़ा बहुत कोरोना, और कुछ टीचर्स वगैरह के लिए बस, और किसी के लिए कोरोना ही नहीं है, मतलब ही नहीं रह गया। छोड़ो, हमारी रिएक्शन नहीं होती। अच्छा चलो, अभी हमने थोड़ा E1 पढ़ लिया, थोड़ा E2। E1 E2 को जरा एक बार रिवाइज मार दो तो वो 10-10 पॉइंट जो थे, देखो डिफरेंस क्या मिला। E1 E2 में डिफरेंस ये था बच्चे कि एक में रीअरेंजमेंट होता है और दूसरे में रीअरेंजमेंट नहीं होता। मेनली जो E2 है वो एल्काइल हैलाइड देती है, और जो E1 है वो अल्कोहल देता है। डायजोनियम भी देता है, डायजोनियम का भी आगे करेंगे हम, लेकिन अल्कोहल देता है। ठीक है, तो ये है। बाकी एक में कार्बोकैटायन बनता था और एक में ट्रांजिशन स्टेट। एक में आप देखोगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और एक में थोड़ा वीक बेस से काम चल जाएगा। तो हाई टेम्परेचर दोनों में चाहिए। तो ये सारी चीजें थी नॉर्मली। अब एक और रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया था, E1CB। E1CB इसका नाम क्या है? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन। यूनिमोलिकुलर, पहले लिखो एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। ये एक नया टर्म आया है, कॉन्जुगेट बेस। जरा ध्यान देना। एल्कोहलिक KOH, इसमें किस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा? यह पूछता है मेजर प्रोडक्ट कौन है।
दो प्रोडक्ट बने, लेफ्ट से निकलेगा सर। इस बार राइट से निकलेगा बेटे और हाफ मैन प्रोडक्ट बनेगा। होना चाहिए था फर्स्ट, मतलब होना चाहिए था मेजर वाला वही तो लेफ्ट से निकलता, लेकिन यहां इवन सीबी मैकेनिज्म लगी है बच्चे। हाफ मैन प्रोडक्ट ड्यू टू पुअर लीविंग ग्रुप। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको +1 में करवाया होगा, बट वहां सिर्फ लिखवा दिया था, और आज यहां इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म की हम डिस्कशन करेंगे। जरा ध्यान देना, आपको मैंने बताया था ना एंटी पेरीप्लेनर होता है एलिमिनेशन। एंटी पेरीप्लेनर का क्या मतलब है बच्चों? एंटी पेरीप्लेनर का मतलब ये है के तो आएगा फ्लोरीन पे अटैक करने, क्योंकि के प्लस है और फ्लोरीन माइनस। आपको मैंने बताया था ये इस तरह से अटैक करने आएगा, और OH पे अटैक करने H पे अटैक करने OH आएगा, क्योंकि बेस था तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन। अब दोनों पे मैं अटैक करवा रहा हूं लेकिन निकलेगा कोई एक। अब ये आया था यहां अटैक करने। मैंने आपको बताया था एंटी पेरीप्लेनर का मतलब दोनों अपोजिट होते हैं और दोनों एक साथ निकलते हैं E2 में, क्योंकि कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, दोनों एक साथ निकलते हैं। मतलब जिस टाइम पे फ्लोरीन निकलेगा उसी एग्जैक्ट टाइम पे हाइड्रोजन भी निकलेगा। अगर दोनों एक साथ निकलेंगे तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इस बार हुआ क्या, फ्लोरीन जब होगा, क्लोरीन होगा तो मेजर प्रोडक्ट ये हो जाता बच्चों। ब्रोमीन होता तो भी मेजर प्रोडक्ट ये, आयोडीन होता तो भी मेजर प्रोडक्ट है। तो सिर्फ फ्लोरीन के केस में ये चीज है, ध्यान रखना। जब सिर्फ फ्लोरीन होगा बच्चे तो उस केस में क्या होगा, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है और इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में है। आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, सेम शेप, सेम साइज, प्रॉपर ओवरलैपिंग, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। फ्लोरीन इतना ज्यादा स्टेबल है कि पोटेशियम उसको बेचारा तोड़ ही नहीं पा रहा है। अब फ्लोरीन तो स्टेबल था, वो तो टूटा नहीं, लेकिन उससे पहले क्या टूट गया? H। अगर दोनों एक साथ निकलते, जिस टाइम पे फ्लोरीन उसी टाइम पे H, तब तो बात सही थी। लेकिन इस बार हुआ क्या, हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा, फ्लोरीन तो निकला ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाया था। तो इस बार एक इंटरमीडिएट बन जाएगा बच्चे, क्योंकि H निकल गया। तो इस बार बहुत ध्यान से देखोगे तो कार्बो एनायन बन गया है। तो अरे तो वो छोड़ दो, अगर दोनों एक साथ निकलते तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, जो कि E2 में होता था, लेकिन यहां इंटरमीडिएट बन गया। अच्छा, E1 और E2 में इंटरमीडिएट किस में बनता था बच्चे? E1 में या E2 में? E1 इंटरमीडिएट यहां भी बन गया ना, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? इसीलिए इस रिएक्शन का नाम E1 है, क्योंकि E1 ही वो रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है। वो अलग बात है कि एक में कार्बोकैटायन बना था और यहां कार्बो एनायन बना है। कार्बो एनायन कैटायन बना है उससे मतलब नहीं, लेकिन इंटरमीडिएट बना है। जब भी कभी इंटरमीडिएट बन जाएगा तो E1 हो गया।
और अगर इंटरमीडिएट ना बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनता, तो E2 होता। एक बात, अब आपको ये बात मैं कई बार ऑलरेडी बता चुका हूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एबिलिटी। हाँ, मैंने आपको लिखवाया हुआ है यार ऑलरेडी, रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब मुझे बताओ, ये वाला इंटरमीडिएट स्टेबल है या ये वाला? लेफ्ट या राइट, कौन ज्यादा स्टेबल है? राइट, प्राइमरी है वो। राइट वाली। राइट वाला सर 2 डिग्री। और प्राइमरी है सर वो। आपने बहुत पहले रट लिया था कि एनायन के केस में 1 डिग्री क्या होता है? इसका मतलब इसका इंटरमीडिएट ज्यादा था तो इसका रेट भी ज्यादा था, और इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बना, और ये क्या बन गया? माइनर प्रोडक्ट बन गया। अभी समझ आया? ये उन दोनों से अलग क्यों हुआ बच्चे? E1 क्यों नहीं बोला गया एग्जैक्टली? E2 क्यों नहीं बोला गया एग्जैक्टली? ये अलग नाम क्यों दिया गया? E1 तब बोलते जब कार्बो इकट्ठे नहीं निकल रहे उसमें हाइड्रोजन। नो नो नो, E1 तब बोलते जब कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट बनता, तो इसलिए E1 से अलग हो गया ये, क्योंकि वहां तो कार्बो कैटायन बना था, यहाँ एनायन बन गया। E2 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट से गया ही नहीं, ये तो इंटरमीडिएट से जा रहा है, तो E2 नहीं बोलेंगे। अब CB का क्या मतलब? CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। आपको कभी मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होता था बच्चों, याद करो? माइनस। HCl का कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस। Cl नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, किसी गिवन कंपाउंड में से अगर मैं H हटा दूं तो वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा? जरा देख, इसमें से पहले H हटा है ना, जरा देखना, H हटने के बाद ही तो ये एनायन आया है। ये नेगेटिव कब आया? जब एनायन हटा, H हटा है। तो इस मॉलिक्यूल का ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है या नहीं? यस सर। इस मॉलिक्यूल का भी ये कॉन्जुगेट बेस होगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम E1CB है। हालांकि ये बहुत ज्यादा कंपाउंड में नहीं मिलती, लेकिन हाँ मिलती हैं। लिख लो, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। Hoffman product will be major product. बना लिया? अभी आपने क्या पॉइंट्स बोले थे? कुछ नहीं बोला, नो रीअरेंजमेंट, Hoffman product will be major. तो अब ये 3 रिएक्शन थी क्या? E1CB। और कोई रिएक्शन छूटी है? आप लोग का दिमाग तो गर्म हो जाता होगा नहीं?
अब जरा देखो, ये टोटल 5 रिएक्शन हुई, नहीं 6 रिएक्शन हो गई बच्चों। SN1, SN2, SNI, E1, E2 और E1CB, ये 6 रिएक्शन हो गई ना। यस सर। पता नहीं चलता बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है। ओके, तो अभी 6 रिएक्शन को आप पढ़ना, आप मैं थोड़ा मिक्सअप करवाने जा रहा हूं, और थोड़ा मिक्स करवाऊं। अब ये है कि ये सारी रिएक्शन एक में ही लग सकती है। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई गिवन रिएक्शन जो है ये एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर एलिमिनेशन होगा तो कौन सा होगा, और सब्स्टिट्यूशन होगा तो कौन सा होगा, ये सारे मिक्सअप। तो जरा उसके लिए रिएजेंट कैटेगरी, इसको 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक कैटेगरी कर दो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस। तीसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल। और चौथी कैटेगरी है वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस। ये 4 कैटेगरी के आपको रिएजेंट मिलेंगे। अब जरा ध्यान देना, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बताया था। यस सर। R माइनस ऑल कार्बो एनायन। R माइनस का मतलब समझते हो? मिथाइल माइनस, इथाइल माइनस, प्रोपाइल माइनस, ये सारे। NH2 माइनस, OH माइनस, RO का मतलब नॉट बल्कि। R का मतलब यहाँ मिथाइल लगा दो, यहाँ इथाइल लगा दो, यहाँ प्रोपाइल लगा दो, 3 डिग्री पे लगाओगे तो बल्कि हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे कंपाउंड आपको कहीं नजर आते हैं तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, दोनों है। अब जरा आ जाओ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस। इसमें तो कुछ भी डाल दो, इसमें बहुत सारे हैं, ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हो लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल। ये आपने थायोमिथाइल लिखा है, RH माइनस। ये बल्कि वाला है, LDA। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत भारी होने वाला है। लिथियम डाइमिथाइल एमीन, वीक वाले में वाटर, अल्कोहल,
ये सारे आ जाते हैं। तो ये 4 कैटेगरी के बंदे मिलेंगे। वैसे मैं बताऊं, नीट में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, बहुत सिंपल आता है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वहीं से आपका बात बन जाएगा। ये सर सारे फ्लोरीन के ऊपर क्या लिखा है? किसके? फ्लोरीन के सर। RS माइनस। मैंने आपको बताया था ना कि वही चीज न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और वही चीज बेस भी हो सकता है। वही चीज न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है, वही चीज बेस भी हो सकती है। तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये पहले तो लिस्ट रटनी पड़ेगी। हाँ, नोट कर लिया। सदमे में चले गए हो क्या? बच्चों सदमे में हो? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत बोला जा नहीं रहा इससे। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो तुम लोग, बस लिखते जाओ। ये क्या बनाया? रेक्टेंगल। अब इसका मतलब लग रहा है कि हाँ, दिमाग सही है। हाँ, अब जरा मुझे ये चारों रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चारों की प्रॉपर्टीज आपको याद हैं? पहली चीज तो ये ध्यान दो कि SN1 कौन सी डिग्री फेवर करता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। SN2 को कौन 1 फेवर? डिग्री। 1 डिग्री। वेरी गुड। E1 को कौन फेवर करता 3 है? डिग्री। 3 डिग्री। E2 को फेवर कौन करता है? 3 डिग्री। डिग्री। 3 डिग्री। ये भी 3 डिग्री है। हाँ, ये चार चीजें क्लियर हो गई। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये ऑलरेडी पीछे बताया जा चुका है। क्लियर? यस। अच्छा, एक चीज देखो, अगर किसी कंपाउंड में 3 डिग्री हो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी है इन चारों में से? SN1। ना, SN2 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। हाँ। SN2 अगर है तो 1 डिग्री चाहिए उसके लिए। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है। अगर 3 डिग्री कोई कंपाउंड हो तो सबसे पहले तो आपका दिमाग ये जाएगा कि भाई SN2 को छोड़ो, बाकी सोचते हैं। और अगर किसी कंपाउंड में 1 डिग्री हो तो कौन फेवर करेगा? SN2। किसी सबस्ट्रेट में अगर 3 डिग्री आ जाए तो पहला माइंड आपके पास जाएगा कि भाई SN2 छोड़ दो। और अगर किसी सबस्ट्रेट के पास 1 डिग्री है तो पहला आपका दिमाग कहां जाना चाहिए कि भाई बाकी सब छोड़ो, सिर्फ किस पे फेवर करना है? SN2 पे फोकस करना है। थोड़ा सा रफ आइडिया मिला कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? एक बात। दूसरी बात जरा देखो,
ये जो सब्स्टिट्यूशन है बेटे वो लो टेम्परेचर पे फेवर होती है, और एलिमिनेशन चाहे कोई भी हो हाई टेम्परेचर पे फेवर करती है। अगर 3 डिग्री दे दिया और हाई टेम्परेचर दे दिया तो तुरंत आप SN1 को छोड़ दोगे। क्या कहोगे? हाई टेम्परेचर दे दिया, हीट दे दिया उसके साथ, तो आप कहोगे भाई या तो E1 होगा और या तो E2 होगा। पहले तो 3 डिग्री था तो SN2 हटा, SN1 हो सकता था, लेकिन SN1 तब हट जाएगा जब हाई टेम्परेचर हो, और अगर लो टेम्परेचर हो तो SN1 हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीजें हर जगह से आपको मिलेंगी, तब जाके आप डिफरेंशिएट करने लायक बनोगे। इतना आसान नहीं है ये बच्चे। अब जरा मुझे ये बताओ SN1 किस सॉल्वेंट में फेवर करता था? पोलर प्रोटेक्ट। पोलर पोलर प्रोटेक्ट 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 पोलर ए प्रोटेक्ट। ऐसे ही E1 भी फेवर करता था और इधर E2 भी इसी को फेवर करता था। तो आप सॉल्वेंट से थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे 2 डिग्री है तो 2 डिग्री है तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर 2 डिग्री है तब तो आपको सॉल्वेंट देखना पड़ेगा भाई कौन सा सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक है तो आप SN1 E1 ले लेना। अब SN1 E1 ले लोगे तो फिर ये देखोगे टेम्परेचर लो है या हाई है, तो वहां से डिफरेंशिएट कुछ कर पाओगे आप। एक बात है ना। अब न्यूक्लियोफाइल नहीं न्यूक्लियोफिलिक वो तो है ही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर ये हो जाएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक है, वहां से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, ठीक है ना। किसी में अगर इंटरमीडिएट के बारे में कुछ बोल दिया तो आप उससे आइडिया ले लोगे। इंटरमीडिएट को आपको पता है SN2 और E2 में होता ही नहीं है। इंटरमीडिएट बनना है मतलब E1 और SN1 में से कुछ होना है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए कि हाँ भाई कब क्या होता था। तो ये आपको थोड़ा सा आपको मिक्सअप करवा के मैंने ये आइडिया दिया कि भाई कैसे सोचोगे कि भाई किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है। अब जरा थोड़ा सा और मैं कचरा फैलाता हूँ आपके दिमाग में, जरा ध्यान। अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस हो, अभी जो 4 रिएजेंट बताया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो आप फॉलो करोगे E2, ठीक है। और अगर इसके साथ वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो आप फॉलो करोगे SN1 या फिर E1। और अगर इसके साथ वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो आप दोनों का मिक्सचर बनेगा बच्चों, दोनों का मिक्सचर बनेगा। बना लिया? यस सर। जरा ध्यान देना, मैंने ऊपर एक और चीज बताना है कि SN1 देखो मैंने लिखवाया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में फेवर करता है या वीक न्यूक्लियोफाइल में।
वीक न्यूक्लियोफाइल हो तो SN1, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो किसको फेवर करेगा? SN2। सेम पैटर्न पे E1 किसको फॉलो करेगा? वीक बेस में, और E2 किसको फॉलो करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जहां जहां ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, देखना जरा ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, वहां E2 हो जाएगा। जहां जहां वीक बेस आया है, तो वीक बेस आया है तो दोनों का मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे चलते हैं। अगर 2 डिग्री हुआ, अच्छा ये 2 डिग्री क्या? एल्काइल हैलाइड हो या कुछ भी हो, अल्कोहल हो, ऐसा कुछ, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस हो तो SN2। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो E2। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल, दोनों वीक हो, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस हो, तो SN1 एंड E1 का मिक्सचर। इसमें मैं टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं लिखवा रहा हूं, तो जहां ये मिक्सअप आ रहा है ना, मिक्सचर वाले केस में अगर लो टेम्परेचर हुआ तो SN1 करवा देना, और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो E1 करवा देना। टेम्परेचर बता देगा। नोट हो गया? अब बात आती है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। 1 डिग्री पे तो मोस्टली SN2 फेवर करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस हो, मतलब कुछ भी हो, मोस्टली ये SN2 को फेवर करता है, क्योंकि 1 डिग्री तो बाकी तीनों के लिए फेवरेबल नहीं है। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस हुआ तो मतलब रिएक्शन ही नहीं देता है। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो आपको मोस्टली SN2 बट सम अमाउंट ऑफ E2 मिक्सअप दे देगा। वो टेम्परेचर देखना पड़ेगा आपको। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है तो E2 देगा, अदरवाइज SN2 को ये फेवर करके निकल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका बेस अच्छा हो जाए पहले, तब ये सारी चीजें उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अदरवाइज ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो इतना डिफरेंशिएट करके आपको नीट में नहीं आता। नीट में नॉर्मल आता है तो परेशान नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। मेरा काम है बता देना, आपका काम है अगर आप समझ पाना तो पढ़ लेना, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो इतनी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, आप नीट के 10 साल के क्वेश्चन देख लेना। इससे तो IIT भी निकल जाएगा बेटे इन सब कॉन्सेप्ट से। इतना ये बड़ा डिटेल है। अब जरा आते हैं, जैसे मान लेते हैं ये 3 डिग्री रिएक्शन है। OH पहले बताओ किस कैटेगरी में आता है? स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। जी, स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। सर
सर एक बार ऊपर करना। हाँ ये सर हो गया। अगर 3 डिग्री हो और स्ट्रॉन्ग हो तो किसको फेवर करेगा? SN1 को या E1 को। SN1 को। एक बार आप ध्यान से देखो किसको फेवर करेगा। E2 को। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं। E2 करेगा। जी हाँ, ये E2 E2 को फेवर करेगा बेटे। E1 तब फेवर करता जब न्यूक्लियोफाइल वीक होता या वीक बेस होता। यहां तो बेस स्ट्रांग है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैंने क्या लिखवाया है, अगर 3 डिग्री हो और स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो। देखो क्या लिखवाया है, E2 लिखवाया है या E1 लिखवाया है? E2 टाइम लगता है। 3 डिग्री स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग बेस तो किसको फेवर करेगा? इवन न्यूक्लियोफाइल भी वीक होता और बेस स्ट्रांग होता तभी भी E2 मोस्टली E2 देता है। अब जरा देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट तो खैर बन जाएगा, प्रोडक्ट तो एल्कीन बनेगा, वो तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, अब अगर इसी पे जरा ध्यान देना, इसी पर अगर अल्कोहल ले लेता हूं मैं, हाई टेम्परेचर ले लेता हूं, ये वाला अल्कोहल ये वाला बताओ ये किस कैटेगरी में? उन चारों में जरा देख के बताओ ये किस कैटेगरी में है? वीक न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस की कैटेगरी में आया। बेस। बात समझ रहे हो? तो अगर ये दोनों वीक है और ये 3 डिग्री है तो बताओ किसको फेवर करेगा भाई? या अब ये देखो ये वीक है तो या तो ये SN1 को फेवर करेगा या E1 को फेवर करेगा। यही तो E1 को करेगा। E1 को हाँ, हो तो ये दोनों सकता था, लेकिन यहाँ टेम्परेचर इसने हाई ले लिया। टेम्परेचर हाई ले लिया तो अब कौन सा होगा? E1। ये बात समझ रहे हो? अगर यही लो टेम्परेचर पे ले लेता तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता। कुछ मेरी बात समझ आ रही है बच्चों कि उसका यूज कैसे कर सकते हो आप और कैसे परेशान हो आपको? एक एग्जांपल और लूंगा, बस लोग के सर में दर्द होने लगा होगा वैसे तो। ये 2 डिग्री है, ये एक मैंने रिएजेंट लिया। ये बताओ जरा किस कैटेगरी में रिएजेंट है? ये वाला रिएजेंट किस कैटेगरी में? उन चारों की लिस्ट में ऊपर जरा देख के बताना। स्ट्रॉन्ग में है सर। नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस नो, वीक न्यूक्लियोफाइल। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। अब जरा देखो ये बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या SN2 को फेवर करेगा? अच्छा बताओ, यहां एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा? ये बताओ आप। छोड़ो, एलिमिनेशन होगा। देखो मैंने ऊपर क्या लिखवाया है, 2 डिग्री विद स्ट्रॉन्ग बेस और E2 हो जाएगा। E2 है। डिग्री और स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस वीक न्यूक्लियोफाइल ये है। किसको फेवर करेगा बच्चे? तो बस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में और दिमाग खाऊंगा आपका।
तो इसको पढ़ने के लिए पहले आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चे, अदरवाइज इन सब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नीट में डायरेक्ट आता है तो आप परेशान नहीं होगे, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज करना, बाकी अगले क्लास। सर मैंने क्वेश्चन